मेरा नाम सत्यम पटेल है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टीवी हिस्ट्री पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के साइंस एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को वन शॉट यानी एक ही क्लास में कवर करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी बोर्ड एग्जाम जैसे यूपी, बिहार, आरबीएससी और सीबीएसई हिंदी मीडियम में, वो सब प्रश्न को हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में आपको सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। आपको मैं एक सलाह देता हूं कि आप इस जो हम लिख कर लाए हैं स्लाइड पर, इसको आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार हमें डायग्राम बनाकर लाए हैं। ठीक ऐसे आपको भी कॉपी में ठीक इसी प्रकार बनाना है, यहाँ पर लिखना है जैसे हम लिख कर लाए हेडिंग बाई हेडिंग। और एवरी संडे, हर संडे को आपको इसे रिवीजन करना है। रिवीजन करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप 6 दिन पढ़ो, संडे के दिन जो भी चैप्टर आप मतलब जो भी एक हफ्ते में पढ़े हैं सब रिवाइज कर लो। ठीक, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहले डिटेल में हम पढ़ेंगे एकदम से डिटेल में, तो आप एकदम से निश्चिंत होकर पूरे लेक्चर को देखना। पूरा चैप्टर इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या होता है। हो सकता है कई बच्चे 9th में पढ़कर आए हैं, कई लोग तो 9th में मौज मस्ती करते हैं। तो सबसे पहले हमें विज्ञान पढ़ना है, बुक का नाम ही विज्ञान है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि विज्ञान क्या होता है। ठीक ठीक है, सबसे पहले हमें विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि विज्ञान आखिर क्या होता है। देखिए विज्ञान क्या है? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों को पता लगाने को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा और होती है विज्ञान की, हम बोल रहे हैं, आप सुनिए कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। पहला हो जाएगा क्रमबद्ध, क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध। ठीक, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? कि क्रम से बंधा हुआ, वह ज्ञान जो क्रम से बंधा हो, एक क्रम से हो, जिसे पढ़ने में आसानी हो। फिर आता है सुव्यवस्थित, क्या आता है? सुव्यवस्थित। ठीक, सुव्यवस्थित। ठीक, सुव्यवस्थित का मतलब कि अपनी जगह पर अच्छे से व्यवस्थित हो, एवं सुसंगठित यानी अच्छे से संगठित किया गया हो, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, वैसे ही परिभाषा है, परिभाषा एकदम डिटेल में है, ये वाली जो हम लिख कर लाए हैं ये परिभाषा एकदम डिटेल में है, तो आप कोशिश करिए कि आपको यही याद कर ले। ठीक, चलिए अब देखिए विज्ञान के प्रकार क्या होते हैं। इसको पदार्थ के आधार पर बांटा गया है, यानी पदार्थ को क्या कहते हैं? 9th में आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। पदार्थ को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्रव्य नाम से। किस नाम से? द्रव्य नाम से। ठीक, पदार्थ को द्रव्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पहला होता है सजीव द्रव्य। कौन सा? सजीव द्रव्य। दूसरा है निर्जीव द्रव्य। सजीव द्रव्य के अंदर हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, और निर्जीव द्रव्य के अंदर 2 विज्ञान आएंगे, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। इसे भौतिक शास्त्र भी कहते हैं, इसे रसायन शास्त्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे भौतिक को कहते हैं फिजिक्स। पहले जीव विज्ञान को ना, जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। ठीक, जीव विज्ञान को बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स। ठीक, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स, और जो रसायन विज्ञान है इसे कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान जो है इसे फिर 2 भागों में, मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जो है जंतु विज्ञान, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, जानवरों का। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते का अध्ययन करना है, मछली का अध्ययन करना है, या किसी नए जीव जंतु का अध्ययन करना है, तो किसमें करेंगे? जंतु विज्ञान में। और इसके जो जनक है जंतु विज्ञान के, वो कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अगर कोई पूछे विज्ञान का जनक कौन है, तो कहेंगे अरस्तु। नहीं, विज्ञान का नहीं, जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये दोनों जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान जो है इसके जनक हैं थियोफ्रेस्ट। कौन है? थियोफ्रेस्ट। एक इसके जनक हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। आपको जब आप 11th में जाएंगे तो आपको ये 2 बुक मिलेंगी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की, अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो। ठीक है, अब इधर देखिए भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अभी आपको जब आप 11th में जाएंगे तो आपको भौतिकी की पूरी जो बुक मिलेगी, वॉल्यूम फर्स्ट नाम से 2 बुक होंगी आपकी 11th में, तो उसमें भौतिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। अभी आपको जो भौतिक का हम जब क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाएंगे कि भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। वास्तव में भौतिक विज्ञान में हम प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनका अच्छे से अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और जो अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु बम का विस्फोट होता है, या एक अप्राकृतिक घटना है जो मानव द्वारा की जाती है, प्रकृति द्वारा नहीं की जाती, तो इसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं, और भौतिक विज्ञान की ही देन है का परमाणु बम। ठीक, तो इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाओं का। ठीक है, ठीक है। फिर
इसके जो जनक है भौतिक विज्ञान के, न्यूटन है। फिर इसके भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। लेकिन यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भौतिक विज्ञान के बाद आया था आधुनिक भौतिक विज्ञान। क्या आया था? आधुनिक आधुनिक भौतिक विज्ञान आया था। ठीक, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं उनके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। जब से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई, किसकी खोज? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई, उसके बाद से माना जाता है लगभग 1920 के आसपास से, 1906 के आसपास से माना जाता है कि आधुनिक भौतिकी आ गई। उसके खोज के जो मतलब खोज तो हेनरी हर्ट्ज ने की थी। क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक धातु का सतह है और इस पर अगर हम सूर्य की किरण को डालते हैं तो यहाँ से सूर्य की किरण में जो ऊर्जा होती है फोटॉन के रूप में, उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन जब अतिरिक्त ऊर्जा पा जाता है, उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, तो वो इस धातु जो ये धातु की पट्टी थी ना, ये वाली लाल वाली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो था उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा इसके परमाणु से मिलती थी नाभिक से। लेकिन जब वो अतिरिक्त ऊर्जा पा जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या जो है किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसलिए इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, फिर आता है रसायन विज्ञान, जो आपका ये चैप्टर है, ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसके जो जनक हैं कौन है? लेवेसिए हैं। इसके जो जनक हैं लेवेसिए, इसमें लिखने में गलती हुई है, इसके जनक हैं लेवेसिए। एक बार आप बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा विज्ञान की परिभाषा हो गई, विज्ञान का वर्गीकरण होगा। अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया और उनका अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक, परिभाषा बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ऐसे देखिए, यहाँ पर कई सारे रसायनों को बीकर में रखा गया है। ये बीकर है, ठीक, या परख नली आप बोल लीजिए, छोटी वाली। तो इसमें रखा गया इसका अध्ययन करने के लिए। लैब है, यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोप है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है अभी, ये क्या है? यहाँ पर एक परमाणु की स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरे से परमाणु आपस में बंध बनाते हैं। ये जो देखिए, एक मिनट, हाँ, ये इनके बीच में लाइनें जो है ना, ये बंध को दर्शाती हैं। ठीक, तो ये सब थोड़ा बहुत मतलब फोटो लगा दिए यहाँ पर कि आपको समझ आ जाए, इमेज जनरेट करके लगाए हैं। ये सब केमिस्ट्री के चित्र हैं, जिससे आपको कुछ रियलाइज हो कि आखिर वास्तव में रसायन है क्या, केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक रसायन विज्ञान हमारा हो गया, यानी विज्ञान की वह शाखा। एक मिनट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया और उनके अध्ययन किया जाता है। इस शास्त्र को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है रसायन विज्ञान हमारा हो गया कि इसके बाद आता है कि रासायनिक अभिक्रिया, जो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, किसी 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 ठीक है, यहाँ किसी दो बार लिख गया है, एक बार आप इसे, चलिए हम ही हटा दे रहे हैं, एक मिनट। अब ठीक, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के, चलिए तो यहाँ पर परिवर्तन दिया गया। पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक मिनट, अगर स्लाइड पर नहीं लिखा होगा तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे है ना रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उससे पहले कुछ बेसिक हैं अभिक्रिया के बारे में, तो वो आप एक बार जान लीजिएगा। ठीक, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का होता है। यानी जब कोई पदार्थ परिवर्तित होता है, अपना रूप, रंग, आकार, गंध, गुण कुछ भी परिवर्तित करे, तो वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। किसके अनुसार? रसायन विज्ञान के अनुसार। ठीक, पहला है भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। यानी भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? यहाँ पर नीचे देखिए, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ के रंग, पदार्थ की कोमलता इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ के परिवर्तन का कारण हटाने के पश्चात पदार्थ की अवस्था में पदार्थ अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, जो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, अब हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ईंट है। ठीक, ये क्या है? आपके पास एक ईंट है। अब यदि इस ईंट को आप बीज से तोड़ दें, एक मिनट, यदि आप इस ईंट को क्या करें? बीज से तोड़ दें, और अब यहाँ पर परिवर्तन हुआ। पहले संरचना दूसरी थी, अब संरचना दूसरी हो गई, लेकिन बाद में पुनः इसे जोड़कर, या आप सीमेंट से या किसी प्रकार से जोड़कर इसे नई ईंट बना सकते हैं। तो आपका जवाब होगा एकदम हाँ, बना सकते हैं। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कारण हटा लेने पर क्या होता है? वस्तु पुनः उस अवस्था में लाई जा सकती है। तो इसे कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। और उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, एक मिनट।
भौतिक परिवर्तन के कई सारे उदाहरण हैं। आपके पास मान लीजिए, आप अगर गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा, ज़्यादातर कामों में आपको एक रबड़ का यूज करते हैं। रबड़ का यूज करते हैं, वो ब्लैक रबड़ होता है या रेड कलर का होता है, जिससे सामान को बांधने में प्रयोग किया जाता है। या आप कई जगह गुलेल में देखे होंगे रबड़ लगा रहता है। ठीक, अब देखिए, जब आप रबड़ को बल लगाकर, मान लीजिए यहाँ से एक सिरे से आप अपने हाथ से पकड़कर इसको इस साइड में खींचते हैं। ठीक, इस तरफ आप क्या करते हैं, इसे खींचते हैं। यहाँ गुलेल की मान लीजिए डंडी लगी है, आप जब इसे इस तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, रबड़ में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। क्या होता है, रबड़ में जो है ना खिंचाव आ जाता है। ठीक, एक मिनट। जब आप इसे इस साइड में खींचते हैं तो रबड़ में खिंचाव आता है। फिर क्या होता है, जैसे ही आप, अब यहाँ पर इसमें पहले पढ़िएगा आप क्या लिखा है कि पदार्थ की कोमलता इत्यादि में परिवर्तन होता है। फिर भौतिक परिवर्तन का कारण हटाने के पश्चात पदार्थ की अवस्था मतलब वापस आ जाती है। अब जैसे ही हम कारण हटाएंगे परिवर्तन का, जैसे हमने हाथ से खींचा था किसको, रबड़ को, अब मान लीजिए कुछ समय के लिए जैसे हम अचानक से रबड़ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम रबड़ को छोड़ेंगे रबड़ पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए जब तक हमने उस पर बल लगाया था उसमें क्या हुआ था, परिवर्तन। तो यानी इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन, जिसमें कारण हटा लेने पर पुनः उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन के। चलिए, एक मिनट। पहला जो उदाहरण है हमारा, कांच का टूटना। अब जब कांच टूटता है तो उसका आकार बदलता है, लेकिन वह अब भी कांच ही रहता है। बताइए, ईंट वहां पर टूटा था तो क्या ईंट पत्थर हो गया था, या क्या ईंट सीमेंट हो गया, या क्या ईंट सरिया हो गया, या हीरा मोती हो गया, नहीं हुआ ना। तो मेन जो मुद्दा है हमारा कहने का कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का गुण नहीं बदलता, पदार्थ वही रहता है। जब कांच टूटता है उसका आकार बदलता है, लेकिन वह अब भी कांच ही रहता है, उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं, या क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए, दूसरा उदाहरण है टॉफियों को मिलाना, मिक्सिंग कैंडीज। अलग अलग टॉफियों को मिलाने से सिर्फ मिश्रण बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं। यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। तीसरा है कागज को काटना। कागज के टुकड़े काटे जाते हैं लेकिन यह भी कागज ही होता है। कागज को मोड़ना, कागज का आकार बदलता है लेकिन उसका पदार्थ वही रहता है। फिर है बर्फ का पिघलना। बर्फ पानी में बदल जाती है लेकिन दोनों का रासायनिक संगठन H2O ही रहता है। बताइए, चाहे बर्फ वाष्प हो, चाहे पानी हो, चाहे जो बर्फ है तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन है वो रहेगा तो H2O ही है ना। कि कहीं पर ऐसा होगा कि वाष्प है तो H3O हो जाएगा, या बर्फ है तो H4O हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता, H4O2 हो जाएगा, नहीं। मेन बात यह है कि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो नहीं बदलती। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक मिनट, यह एक शुद्ध भौतिक परिवर्तन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं तो उसे भी देख लेते हैं, यानी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए, लकड़ी का काटना। 10 उदाहरण हम आपके लिए लाए हैं। अब आप इसे कुल लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में 1 अंक का अगर पूछ ले कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। हालांकि कई बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, तो आपको पता होना जरूरी होना चाहिए ना। ठीक, अब क्या है, लकड़ी का काटना। जैसे यहाँ पर है, लकड़ी को काट रहे हैं लेकिन उसका भौतिक गुण थोड़ी बदल रहा है कि लकड़ी काटते ही सोना हो गई, नहीं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। बाल काटना। ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन। क्या, सूखा जो बर्फ होता है, जिससे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, वो होता है CO2। जब CO2 को जमा दिया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है CO2 गैस को, बहुत ठंडी होती है, लगभग -75 के आसपास इसका जो तापमान है कितना होता है, -75 डिग्री सेल्सियस तक अगर हाथ में रख लिया जाए तो बहुत ही ठंड होती है। तो इसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। आप सूत्र याद कर लीजिएगा, शुष्क बर्फ जो होती है वो वास्तव में CO2 गैस ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसे एकत्रित किया जाता है, ठोस बनाया जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस, यानी जब ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आप 9th में पढ़े होंगे। अभी टाइम पे स्टैम्प लगाइए नीचे और कमेंट करके बताइए। ड्राई आइस सीधे गैस में बदलती है पर तत्व वही रहता है। पानी उबलता है लेकिन उसका मूल तत्व क्या है, H2O ही रहता है, तत्व नहीं यौगिक। पानी यौगिक है, आप ध्यान रखिएगा। तो यौगिक का सूत्र नहीं परिवर्तित होता है, अवस्था परिवर्तित होती है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन। अंडा तोड़ना भी भौतिक परिवर्तन है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और हो सके, बहुत सिंपल है, देखिए आप, एक बहुत सिंपल चित्र है। इसे आप एक बार अगर देखिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं जो टॉप करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो कुछ भी जो स्लाइड पर होता है सब लिखते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन चित्रों को आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं। चलिए, अब रासायनिक परिवर्तन व इसके गुण। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, चलिए उसका एकदम उल्टा होगा कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तित करता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है,
रासायनिक परिवर्तन पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिभाषा। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको देते हैं। चलिए, तो दूध होता है ना, अरे यार, दूध, ठीक, दूध को हम लोग किस में बदल देते हैं, दही में। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, कैसे बनता है, एक मिनट। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर दूध से दही बनता कैसे है, कौन सा अम्ल होता है, कैसे बनाया जाता है। कई विधियाँ होती हैं, माइक्रोबैक्टीरियम भी लिया जाता है इसमें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्मजीव, उनका भी उपयोग करते हैं और केमिकल का भी उपयोग करते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि दूध से दही बनाने की क्या प्रक्रिया है। जब आप अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे तो उसमें हम इस विधि का वर्णन करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, दूध से जब दही बनती है तो परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या आप फिर दही से दूध बना सकते हैं? दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है, तो इसलिए यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है? रासायनिक परिवर्तन के गुण निम्न है, यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है, पढ़ लीजिए। इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों को पहली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं किया जा सकता है। कभी भी आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, या चलिए ठीक है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, ठीक। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक। ये इसके गुण हुए। अब चलिए, रासायनिक परिवर्तन और उसके गुण, हेडिंग चल रही थी हमारी, स्लाइड आ गई। नेक्स्ट, अब इसमें जो है इसके उदाहरण को हम देखेंगे। पहला है लोहे का जंग लगना। आपने आसपास देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है, जिससे इसी चैप्टर के जो, एक मिनट, इसी चैप्टर को जो स्लाइड में हम सबसे लास्ट में जब चलेंगे ना, एक मिनट, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे लोहे पर जंग लगने की बात आई, तो इस चैप्टर में है आपके लास्ट में बहुत ही डिटेल में। चलिए, ये देखिए, लोहे पर जंग लगना हम एकदम अच्छे से लिख रहे हैं, समीकरण भी लिख लाए हैं, आपको बुक में शायद ना मिले, तो इसलिए हम समीकरण लिख रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको याद रखना जरूरी है। हमें याद है, हमने 10th में याद किया था, तो आपको भी याद करना ही है, ठीक। तो ये संचारण है इसमें, अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। इससे पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा। और एक बात, ये जो पढ़ाने के बाद ये जो पीडीएफ है ना, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। लोहे का जंग लगना, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। Fe2O3 से क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो इसकी जो परत होती है इस पर जम जाती है लोहे पर। ये देखिए, लोहे पर जंग का लगना, केल थी बेचारी, इस पर जंग लग गया, ठीक। तो एक किसका परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। दूध का फटना, जैसे दूध में एसिड मिलाने पर उसका रासायनिक गुण बदलकर दही या पनीर बनता है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, जलने पर कागज राख, धुओं और गैसों में बदल जाता है, जिसको वापस नहीं बनाया जा सकता, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। खाना पकना, जैसे चावल सब्जी पकाना, जिसमें पदार्थों का रासायनिक स्वरूप बदल जाता है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना या सड़ना, यह भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि बदल जाते हैं। जब फल पकते या सड़ते हैं तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन फलों को काटना भौतिक परिवर्तन है, ये आप ध्यान रखिएगा। फलों से जूस निकालना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन फलों को पकना या सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। अब जो यहाँ से हमारा मुख्य चैप्टर शुरू होता है, रासायनिक अपक्रिया। अभी तक लगभग कितने मिनट हो चुके हैं, घड़ी में देख लें, हाँ लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। और अभी तक हम क्या किए हैं, बेसिक बताएं। हम चाहते तो यहाँ से चैप्टर शुरू कर सकते थे यहाँ से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं तो 9th में कुछ भी नहीं पढ़कर आए हैं। अब आप पढ़े हैं तो आपको हंसी लगेगी, लेकिन ऐसा होता है। हम भी लगभग 9th में बहुत कम पढ़े थे, तो इसलिए हमें पता है कि 9th में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़कर नहीं आते हैं। तो ठीक है, आपको आता है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उन बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो वो बच्चे ज़्यादा ध्यान दें यहाँ पर, ठीक। चलिए यार, एक तो ये स्लाइड खराब होता, लग जाओ भाई, हाँ ठीक। रासायनिक अपक्रिया, अरे यार, रासायनिक अपक्रिया जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्शन रिएक्शन का नियम किसे पता है, न्यूटन का 3rd नियम है। आप कमेंट करके बताइए, जब भी हम कहते हैं टाइम सिस्टम लगाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक। अब देखिए, जो पदार्थ मिलते हैं रासायनिक अपक्रिया में उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। अभी इसकी डिफिनेशन भी हम आपको दिखा देते रहे हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे पदार्थ को रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। जब एक या एक से अधिक, अब 2 या 2 से अधिक नहीं कहना है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में बहुत फेमस है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में हालांकि ये दिया है कि जब मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार लोहे के साथ जलती है और सफ़ेद हो जाती है।
ठीक है, सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। जैसे यहाँ पर हम लिए मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम लिए फिर प्लस, फिर क्या लिए ऑक्सीजन O2। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो तीर का चिन्ह लगा है, कुछ लोग इसे इक्वल पढ़ते हैं, कुछ लोग एरो पढ़ते हैं। नहीं, इसका जो असली नाम है इसे कहते हैं गिब्स साउट। हमारे साथ एक बार आप बोलने का प्रयास कीजिए, गिब्स साउट। ऐसे पढ़ेंगे। रिएक्शन पढ़ना बहुत लोगों को नहीं पता, नहीं पता होगा क्योंकि 9th में तो दिया ही नहीं। 9th पूरी बुक पढ़ लीजिए, आपको रिएक्शन बहुत कम मिलेंगी, 1-2 रिएक्शन चाहे मिले, वैसे नहीं है। तो आप एक बार देखिए, हमारे साथ बोलिए, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। इस प्रकार हम समीकरण को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए। यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम की रिबन। अब एक बात और समझिए, मैग्नीशियम की रिबन को डायरेक्ट आप नहीं जला सकते। इससे पहले आपको रेकमाल से इसे क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, एकदम चमकदार हो जाए, फिर इसे आप आग में जलाइएगा। जब आग में मैग्नीशियम जलता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तभी आपको पता होगा बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगती है। तो Mg और O मिलकर MgO बना लेते हैं, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और आपको सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। अब ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, जो सब टीचर आपको बताते हैं, लेकिन आखिर में रिएक्शन हुई तो हुई कैसे? वैसे तो Mg और O क्यों नहीं मिलते हैं, आग लगने पर ही क्यों मिलते हैं? ऐसा क्या कारण है कि Mg O से ही मिलता है और एक O से ही मिलता है? यहाँ पर Mg वो इधर O2 था तो इधर एक कैसे हो गया? ये सब हम अभी आपको समझा रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। तो अगला हम देखिए, और एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि वास्तव में जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती कैसे है। चलिए, स्लाइड कहाँ गई? हाँ, अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस स्लाइड को बनाया है। ठीक, 9th में जो बच्चे बेसिक पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। मान लीजिए ये वाला इधर का जो है ये है Mg। क्या है? Mg। अब 12 है तो इसके नाभिक में 12 प्रोटॉन होंगे, कन्फर्म है, और बाहर क्या होगा, 12 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इसी प्रकार ये है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसमें भी कितने प्रोटॉन होंगे? 8, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ठीक, कितना होता है? 8। आपको पता होना चाहिए, कम से कम 30 नंबर तक तो आपको याद हो। तत्व के नाम नहीं याद है तो आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरे हुए होते हैं परमाणु के, और कैसे भरे होते हैं? K, M, L, N ऐसे करके कुछ भरे होते हैं। पहले कक्ष में होते हैं अधिकतर 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 18, फिर ऐसे मतलब चलता रहता है, 2, 8, 18, 32 ऐसे चलता रहता है। हमें यहाँ पर 3 ही, इसमें देखिए 3 कक्ष हैं, इसमें 2 कक्ष हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कक्ष है और उसमें निश्चित परमाणु, निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो तत्व है वो अस्थायी माना जाएगा। जैसे हम ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये इसका पहला कक्ष है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पता होना चाहिए आपको, 2 होंगे। मान लीजिए 2 हैं। दूसरे कक्ष में कितने होने चाहिए? 8, लेकिन परमाणु में, चूंकि ऑक्सीजन के परमाणु में टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो बचेंगे 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएंगे बाहरी कक्ष में। चलिए, 2 यहाँ पर बने हैं, ये 2 बने हैं ना, 2, 1, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब देखिए, क्या इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? लेकिन 9th में जो आपने पढ़ा नियम के अनुसार, दूसरी कक्षा में पहले में सूत्र क्या होता है? शायद 2n² होता है, ऐसे करके। हाँ, 2n² होता है सूत्र। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी ये क्या होगा, नियोन की तरह। नियोन गैस जो है ना, परमाणु क्रमांक 10, उसके बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नियोन एकदम अस्थायी है, कभी वह किसी से क्रिया नहीं करता, वह अक्रिय गैस है। इसी प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन हीलियम, तो उसका जो बाहरी कक्षा, मान लीजिए हीलियम है तो एक ही कक्ष पाया जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। अब उसमें ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना कम है, तो किसी से अक्रिया ही नहीं करेगा, तो वो भी क्या होती है? अक्रिय गैस। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हीलियम को देखिए। हाँ ठीक है, चलो हम अभी बताएंगे आपको आगे चिप्स के पैकेट वाले बात। अब इसको चाहिए, या तो एक काम कर सकता है कि अपने जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा को, इसको त्याग दे, इसको बहा दे यहाँ से, किसी दूसरे को दे दे, किसी दूसरे तत्व को दे दे, तो इसके जो ए वाला कक्ष, केवल अंदर वाला कक्ष ही बचेगा। अगर ये बाहर के 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर दे दे किसी और को, तो इसका केवल अंदर वाले में ही कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये बन जाएगा हीलियम का परमाणु और अस्थायी हो जाएगा, यानी अक्रिय हो जाएगा। फिर ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा करने के लिए नाभिक में ऊर्जा तो होनी चाहिए पर्याप्त। देखिए, 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना कोई सरल बात नहीं है, इसे त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ये नाभिक नहीं दे पाता, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं त्याग सकता। ठीक है, अब कर ये सकता है कि इसके पास सब 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सकता है। अब पहली बात होती है कि 2 ऑक्सीजन के हों, जैसे 2 ऑक्सीजन के ही परमाणु आ जाएं, जैसे एक मान लीजिए ये है और एक यहाँ पर हम बना रहे हैं, ऐसे मान लीजिए एक ये वाला है। ठीक, ये हम बना दिए। चलिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ऑक्सीजन के परमाणु जब साथ में आएंगे तब क्या होगा,
ये आपस में बना लेंगे बंध कुछ इस टाइप से, ये बना बंध। इस बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। अब देखिए पहले से ही इसमें पहले से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 1 5 6, ठीक। इसमें भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 4 और 2 ये वाला 6, ठीक। अब देखिए अब ये बन गया सहसंयोजी बंध। जैसे आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पास ब्लैक पेन है, आपकी सिस्टर के पास ब्लू पेन है, ठीक है। हम यहाँ गर्लफ्रेंड तक नहीं जाएंगे, केवल सिस्टर तक ही सीमित रहेंगे। आपके पास ब्लैक पेन है, आपके सिस्टर के पास ब्लू पेन है। अब दोनों को चाहिए, उसको आपकी सिस्टर के पास ब्लैक पेन की कमी है, आपके पास ब्लू पेन की। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, साझेदारी। आप क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं, किसके साथ, अपने बहन के साथ। क्या कर, अरे यार चल यार सब साफे हो गए। चलिए दोबारा बनाते हैं, हम बाहरी कच्ची दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। 3 4 5 6, ठीक। और ये हमारा बना था क्या, ऐसे बन गया था हमारा बंद, ठीक है। अब आपकी सिस्टर, अभी हम बता रहे थे ना, तो आप साझेदारी करेंगे तो जब आपकी सिस्टर को ब्लैक पेन का काम लगेगा आप उसको ब्लैक देंगे, जब आपको ब्लू का काम लगेगा आप अपनी सिस्टर से लेंगे। यानी एक तरह से दोनों के पास ब्लैक और ब्लू पेन है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा बनते हैं। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे तो देखिए, एक गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 और इसके भी गिन लीजिए क्योंकि बंध बना है ना ये वाला। तो 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, इस वाले परमाणु के। कौन वाले, इस वाले परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बाहरी कक्ष में, ठीक। अब इस वाले की गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, तो इसके भी पूरे हुए। यानी सहसंयोजक बंध में दोनों के बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार ए और ये दोनों अणु परमाणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं जिसे बोलते हैं हम O2। यानी वो हमेशा वो ऑक्सीजन को प्रदर्शित करता, अकेले नहीं रहता। इसे दो परमाणु मिलकर एक O2 बना लेते हैं जिसे ऑक्सीजन का अणु कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऑक्सीजन अणु में रहता है, कभी आपने O को अकेले लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध। इसको आप 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक में पढ़ेंगे। यार रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको बता रहे थे मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो पहली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8, बचा 2, तो 2 बाहर में आ गए। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में पहले में तो अभी आपने देखा 2 होंगे, दूसरे में 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, किसके पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, किसके, मैग्नीशियम के पास। लेकिन इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन कम। अब क्या होगा जानते हो, जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है मैग्नीशियम का रिबन, तो ये गर्म होकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपना अक्रिय होने लगता है। लेकिन ऑक्सीजन इससे क्या करता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने कक्ष को पूरा करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऐसे ले तो लिया लेकिन ये बंध बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके पास, इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश, और इस परमाणु को अब कहेंगे मैग्नीशियम का धनायन, और इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे Mg2+। यहाँ पर ऊपर 2+ लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम का धनायन। इसी प्रकार जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसे हम लिखेंगे O2-। यानी ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, 2 ऋण आवेश। तो इस प्रकार इस पर बनेगा जो अभी सहसंयोजक बंध बना था, लेकिन यहाँ पर आयनों का स्थानांतरण हुआ है तो यहाँ पर आयनिक बंध बन जाएगा। और ये जो बनेगा इस मतलब अपक्रिया के पश्चात, तो यहाँ पर हो जाएगा Mg वो, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ इस प्रकार से अपक्रिया हुई थी, हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए हैं, जरूर आपको याद हो गया होगा। बाकी जो डिटेलिंग बची अपक्रिया की 4th चैप्टर आने दीजिए, बहुत ही बेसिक से समझाएंगे आपको। चलिए हाँ, अब रासायनिक समीकरण को लिखने के, रासायनिक अपक्रिया हो गई थी ना, अब उदाहरण भी हो गया। अब रासायनिक अपक्रिया क्या है, यार यहाँ पर हेडिंग गलत हो गई है, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया नहीं, रासायनिक समीकरण होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन, ठीक। अपक्रिया तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण व प्रतीकात्मक निरूपण है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं के अभिकारकों और उत्पादों के रूप में उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब अपक्रिया हो गई तो उसे लिखना भी तो पड़ेगा। अब बार बार आप इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे कि मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन। इस प्रकार से आपको, इससे बचने के लिए आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए Mg+O2 गिव्स आउट MgO। तो ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है, तो इसे ही यहाँ पर लिखा गया है। अरे यार ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रासायनिक समीकरण का प्रतीकात्मक निरूपण, जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं को अभिकारकों एवं
उत्पादों के रूप में रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया। ठीक, अब रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम हैं, ध्यान से देखिएगा आप। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक तथा दाएं ओर उत्पादों के लिखा जाता है। अब आप पूछेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? चलिए पहले इसे ही जान लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे अभी जो हम समीकरण पढ़े थे उसमें क्या था? मैग्नीशियम और क्या था? ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक दो नाम है इसके, ध्यान रखिएगा। ठीक, अभिकर्मक लिख लीजिए, हम स्लाइड पर नहीं लिखे, आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आया था उत्पाद। उत्पाद ऐसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना सफेद चूर्ण, तो यह उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और फिर आता है उत्प्रेरक, जिसे रिएजेंट कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अपक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपका जब इसमें तो वैसे ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब 4th चैप्टर आपको आएगा उसमें एक विधि है कि मीथेन को कैसे बनाया जाता है, क्लोरोमीथेन कैसे बनाया जाता है, तो उसमें आप उत्प्रेरक को अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई अपक्रिया हो रही है, उसके वेग को बढ़ाने के लिए यानी वह जल्दी से संपन्न हो जाए, उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालना। आग जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, लेकिन जब आप उसमें घी डालेंगे तो आग और तेजी से जलती है। तो वहाँ पर जो घी है वो उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो इस ऐसे ही उत्प्रेरक होता है जो अपक्रिया के वेग की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। इसे हमेशा जो बीच में तीर लगाते हैं ना, गिब्स आउट बोलते हैं, इसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक, आशा है समझ गए होंगे। ठीक है, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया से पहले अभिकर्मकों का द्रव्यमान तथा क्रिया करने के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। ऐसे यहाँ पर नहीं है। अब कहेंगे आप तो ये समीकरण वह गलत है, लेकिन नहीं, इसे संतुलित करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 1 ही दिख रहा है ना, MgO। अब इसे करेंगे बैलेंस। करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है mg में, और इधर 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 mg हो गया, और O2 इधर है, यानी इधर 2 मैग्नीशियम भी 2, O भी 2। यहाँ जब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 mg भी हो जाएगा और O भी 2 हो जाएगा, तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार कहना का मतलब यही है कि जितना द्रव्यमान आप इधर लेंगे, यानी जितना परमाणु आप इधर लेंगे, इधर भी उतना ही परमाणु होना चाहिए, नहीं तो अपक्रिया आपकी गलत मानी जाएगी, समीकरण गलत माना जाएगा। चलिए, फिर है रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात ये तो अभी पढ़े थे। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रखी जाती है। अब ये समझे हैं। ठीक, अब रासायनिक समीकरण को हम बताएं कि संतुलित कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। BIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यार गलत लिख गया, BBIMP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, BMIP यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ऐसा कुछ लिखा जाता है। चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। इस पर हम अलग से भी वीडियो अपलोड करेंगे एग्जाम के समय में, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप कहेंगे सर या बड़े भाई, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो एक बार जरा आप इस समीकरण पर नज़र डालिए। क्या इसमें आपको इधर Fe यानी आयरन का है ना, ये इधर आयरन है 1, लेकिन इधर आयरन है 3, इधर ऑक्सीजन है 1, इधर ऑक्सीजन है 4, और हाइड्रोजन तो समान है। तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? कदापि नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसे अब हमें क्या करना है? संतुलित। यही एग्जाम में पूछता है। हाँ, हमें याद है जब हम 10th का एग्जाम दिए थे, हमारा साइंस में 97 नंबर था, तो उसमें आया था 4 नंबर का, 2 रासायनिक समीकरण दी गई थी कि इन्हें संतुलित कर दीजिए। तो हमें जो फर्स्ट था ऑलरेडी उसमें संतुलित था, केवल दिमाग भटकाने के लिए दे दिए थे। हम लोग कई बार सोचे यार कि ये समीकरण तो पहले से ही संतुलित है, तो हम क्या किए, फिर वैसे ही छोड़कर चले आए थे कि शायद गलत प्रिंट हो गया होगा। लेकिन प्रश्न पूछने का भी अपना स्टाइल होता है, वो लोग शायद ऐसे ही पूछे थे कि हाँ ठीक है, वो पहले से ही सही था। और दूसरा जो था हमने किया था वो कुछ फेरस सल्फेट टाइप का आया था। ठीक है, तो उसका मतलब आया था, कुल मिलाकर आता है हर साल। अब प्रत्येक तत्व की संख्या दोनों ओर गिन लें। पहले एक आप सारणी बनाइए, यहाँ पर लिखिए Fe, यहाँ पर H, यहाँ पर O। अब दोनों, और इधर भी ऐसे, अब दोनों ओर तत्व की संख्या गिन लीजिए। जैसे इधर Fe कितना है 1, और H कितना है 2, वो कितना है 1। फिर इधर भी Fe कितना है 3, H कितना है 2, वो कितना है 4। अरे यार, 0 कैसे गया? 4। अब इसे आपको करना है बैलेंस, यानी दोनों तत्वों की संख्या समान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होगा। जिस तत्व की संख्या समान है उन्हें संतुलित करें। सबसे पहले धातुओं को संतुलित करें। ठीक, अब जिस तत्व की संख्या असमान है उसे संतुलित करना है, और सबसे पहले किसे संतुलित करना है? धातुओं को। अब इसमें धातु क्या है? आयरन है, और ऑक्सीजन तो शायद अधातु में आती है,
लेकिन हाँ आयरन धातु, तो सबसे पहले आप आयरन को संतुलित करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अभी हम आपको दिखा देंगे। हाँ, फिर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होने की प्रक्रिया को दोहराएं, अंत में जांचें कि सभी तत्वों के परमाणु समान है या नहीं। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, संसाधन ना होने के कारण हम ज़्यादा डिटेल लिख नहीं पाते इस पर, इसलिए हम टाइप कर लाए हैं। कुछ समय में हम संसाधन उपलब्ध करा लेंगे, तब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अब फिलहाल के लिए अभी इतना ठीक है। वैसे पढ़ने वाले बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, जो उपलब्ध हो वही में पढ़ने में अच्छा, मतलब अच्छा रहता है। ठीक। हम तो जियो फ़ोन से पढ़े थे 10th में, उसमें तो यार अच्छे से स्क्रीन भी नहीं दिखती थी। आप लोगों के पास तो फिलहाल स्मार्टफोन होगा। चलिए, अब रासायन, हाँ ठीक है, पहले हम रासायनिक समीकरण लिखे थे। चरण 1, Fe को संतुलित करें। क्या पढ़े थे कि पहले धातु को संतुलित करना है, तो आइए धातु को संतुलित कर लें। Fe को संतुलित करने के लिए देखिए, पहला नियम क्या है, कभी भी आप जब इधर गुणा करेंगे संख्याओं से बराबर करने के लिए, तो जैसे यहाँ पर F, अरे यार, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है Fe3O4, तो ये नहीं कि आप यहाँ लाइए O के बीच में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर नहीं, हम तो भैया यहीं से गुणा कर दें 4 में, तो O हो जाएगा 4 चौक 16, नहीं ऐसा नहीं है। आपको हमेशा जैसे Fe3O4 लिखा था ना, तो आपको जो है आपको इसके बाहर ही हमेशा गुणा करना है। ठीक, यहाँ पर गुणा करना है, कभी भी आप अंदर गुणा नहीं कर सकते। इसे वहाँ को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। कोई कितना भी कहे आपसे पाँव पकड़ ले, लेकिन आपको अंदर गुणा नहीं करनी है, बाहर ही करनी है। ठीक, अब देखिए Fe के लिए हमें 3 Fe चाहिए, क्योंकि जो दाएं साइड में है, इस साइड में देखिए यहाँ पर 3 आयरन है, लेकिन इस साइड में कितना है, इस साइड में 1 आयरन है। इसे बराबर करने के लिए हम देखिए इधर 3 से गुणा कर दिए। ठीक, अब Fe तो हो गया बराबर, हाइड्रोजन पहले से ही बराबर है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर है 1, लेकिन इधर है 4। अब हमें ऑक्सीजन को करना है 4 इधर, सही है। 4 करने के लिए डायरेक्ट आप H2O में 4 से गुणा करिए, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी जैसे यहाँ पर लिखा है H2O, चलिए गुणा कीजिए किससे, 4 से। तो 4 का जब H2 से गुणा होगा तो 2, इसका यहाँ पर गुणा 2 चौक 8, तो यहाँ पर हो जाएगा H8, और 4 का वो से तो H8 और वो 4 हो जाएगा। चलिए, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो वो तो बराबर हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन H हो गया 8, लेकिन इधर तो H2 ही है, यहाँ पर तो H भैया 2 ही है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, हम H को भी बराबर कर लेंगे, और H को बराबर करने के देखिए क्या किए हैं, 3 यहाँ गुणा कर दिए थे ना 4 से। ठीक, H को बराबर के लिए सिंपल, इधर H2 जो है, यहाँ पर H2 जो है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा H8, यानी हाइड्रोजन भी इधर 8 हो जाएगा। आप एक बार आप इस समीकरण को पढ़िए, देखिए हो गया ना संतुलित। 3Fe 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 4H2O। अब सभी तत्व संतुलित हैं। कैसे संतुलित हैं, इधर देखिए, देखिए Fe3 दोनों ओर है, समीकरण देखिए आप, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन दोनों ओर है, और हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन दोनों ओर है, अर्थात क्या हुआ कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक, चलिए, तो यह हुआ कुछ संतुलित करने की विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रासायनिक समीकरण के घटक, रासायनिक समीकरण के घटक ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, 3 होते हैं, लिख लीजिए एक आपकी बार कॉपी में, ये ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ, रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक उपक्रिया को संतुलित करने का। अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, आपको देखिए एक मज़े की बात आपको बताएं, आपको अभी लगेगा कि 7 अपक्रियाएं बहुत हैं, जैसे हमें हाई स्कूल में लगता था, आपको भी लगेगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि 11th के बाद आप 12th में जाएंगे तो कम से कम 70 या 80 रिएक्शन केवल आपको, एक मिनट, 70 या लगभग 65 से, तो 65 तो कम से कम आपको याद ही करनी पड़ेंगी 12th में, अगर अच्छा नंबर लाना है। नहीं तो पढ़ना भी कई प्रकार होता है, बहुत लोग तो बुकें नहीं खोलते साल भर, कभी किताबियों नहीं पढ़ते कभी साल भर, तो उनकी बातें अलग है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 60-65 रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी 12th में। 11th में तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 11th हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, तो 12th का बता रहे हैं। तो अभी आपको साथ याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद क्या करना है, रट्टा थोड़ी ना मारना, आप एक बार समझ लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, पहला है संयोजन अपक्रिया, अरे यार तुम रुक जाओ। पहला है संयोजन, दूसरा है अपघटन। अपघटन का एक और नाम है, लिख दे रहे हैं, तुरंत नोट कीजिएगा, वियोजन। क्या है वियोजन, देखिए वियोजन का मतलब ये होता है विभाजित हो जाना, टूट जाना। अपघटन का मतलब भी है टूट जाना। कुल मिलाकर वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। एक मिनट यार, अलार्म लग गया, सॉरी, सभी अलार्म हम हटा दें, एक मिनट। ठीक है, संयोजन अपक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, और लास्ट है ऊष्माशोषी, देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए हम हर अपक्रिया को बहुत डिटेल में समझाएंगे, भले ही वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देखिएगा जरूर याद होगा।
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उदाहरण के लिए हम 5 उदाहरण लिए हैं, चाहते तो एक दो लेते, लेकिन यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे होल ट्वाइस पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ऐसा पढ़ लीजिए। CO प्लस H2O गिव्स आउट CO होल ट्वाइस। यानी ये क्या है? संयोजन। देखिए दो पदार्थ थे ना, इधर दो चीज ली गई थी, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यार, हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कार्बन और O2 लिया गया तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 2H2 प्लस O2 लिया गया तो जल बन गया। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन लिया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ N2 और 3H3 लिया गया तो 2NH3 यानी अमोनिया बन गया। ये NH3 है ना, तो NH3 किसका सूत्र होता है यार? तुम NH3 जो है, NH3 जो है, NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का, ठीक, याद रखिएगा। तो ये 5 उदाहरण है संयोजन अपक्रिया की, याद रखिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब ये होता है जोड़ना, नाम से याद हो जाएगा। उदाहरण जरूर आप याद करिएगा। चलिए अब आते हैं वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। जब कोई यौगिक ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से सरल पदार्थों में टूटता है तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, लेकिन इसी का उल्टा है वियोजन। वियोजन में क्या होता है? वियोजन में एक के पदार्थ हो या दो पदार्थ वाले, वो टूट कर ही एक से अधिक पदार्थ बना दे, तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया, ठीक। ठीक, थोड़ा ब्रेक लिया था। यानी जब कोई यौगिक ऊर्जा का है, 3 प्रकार की ऊर्जा यहाँ बताई गई, गर्मी, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से सरल पदार्थों में टूटता है तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण हम तीनों लिए हैं, कि 3 उदाहरण लिए टोटल। एक गर्मी की, यार एक चार्जर हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, थोड़ा अच्छे से लगा दे फिर, ठीक। जानते हो ना, फ़ोन भी बहुत कम चार्ज है। अब अच्छे से हो गया, ठीक। पहला है ताप अपघटन, इसे बोलते हैं थर्मल ब्रेकडाउन, ताप अपघटन। देखिए यहाँ पर हमने लिया, ये किसका सूत्र है? किसी को पता है? अभी बताइए कमेंट में। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का सूत्र है जिससे हमारा ताजमहल बना है। आपने जो घोंघा देखा होगा बरसात के मौसम में, अगर आप गांव में रहते हैं तो पानी में जरूर देखेंगे, उसके ऊपर एक कांच पाई जाती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एक होती है सीपी, जो समुद्रों में या तालाबों में पाई जाती है, चपटी चपटी होती है, उसका भी जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक। और हमारे दांतों का इनेमल भी शायद इसी का बना होता है, कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ इसी का शायद बना होता है शायद। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जब इसे ऊर्जा दी जाती है तो टूट जाता है, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो टूटा ना, यहाँ पर टूट गया क्या? ये कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ और नहीं। तो ये हो गया वियोजन या अथवा अपघटन अपक्रिया हो गया, ठीक। दूसरा है प्रकाश। यहाँ पर गर्म किया गया था, बीकर में रखो कैल्शियम कार्बोनेट को, गर्म कर दो बेचारा, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को डालो जल में, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। लेकिन यहाँ पर पहले क्या हुई? वियोजन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन क्या है? ले लीजिए आप सिल्वर क्लोराइड, किसका सूत्र है? सिल्वर क्लोराइड का। डाल दीजिए सनलाइट। देखिए यहाँ सनलाइट किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक। क्या पढ़े थे आपकी? उत्प्रेरक को हमेशा तेल के ऊपर रखा जाता है, जैसे हीट यहाँ पर क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे आप सिल्वर क्लोराइड को, अच्छा सिल्वर क्लोराइड क्या है? एक लवण है, जैसे एक होता है NaCl, वो किसका होता है? नमक का, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे सिल्वर क्लोराइड भी होता है। ये होता है 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, Cl2 गैस है तो शायद निकल जाएगी। तीसरा है विद्युत अपघटन, बहुत फेमस उदाहरण है जल का। ये है जल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को प्रवाहित करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। चलिए डिटेलों में समझाते हैं आपको। हाँ, एक स्लाइड लेते हैं ब्लैंक, इसका कलर कैसा कर लें? कलर का तो ऑप्शन ही नहीं। चलो ठीक, ये यहाँ पर हम लिए हैं एक बीकर, ठीक। ये क्या है? हमारे पास एक पात्र है, इसके अंदर अब हम भरेंगे जल। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक। ये भर दिए पानी। ऐसे आप मेरे आर्ट पर शंका मत करना, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, सर्च कर लेना, मेरा चैनल का नाम सत्यम फाइन आर्ट है। मेरी शौक है आर्ट बनाने का ना, वैसे मैं साइंस में भी बहुत तेज़ हूँ, तभी आज आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो ये भर दिया हमने पानी। अब इसमें डालेंगे हम क्या? इलेक्ट्रोड। ये डाला एक, ये डाला 2, क्या डाला? एक इधर एक इधर। ये जानते हो क्या है? पेंसिल की रोड आप देखे हो? पेंसिल की रोड बनी होती है ग्रेफाइट की,
पेवर ग्रेफाइट नहीं होता, उसमें चूना भी मिक्स करते हैं कि वो थोड़ा टाइट हो जाए, लेकिन यहाँ पर पेवर ग्रेफाइट की यूज़ किया जाता है। आपको बता दें जो ग्रेफाइट है वो हीरे का कार्बन का अपर रूप है। किसका? कार्बन का। कार्बन एक अधातु है और अधातुएं मुख्यतः विद्युत धारा का चालन नहीं करती, लेकिन जो ये ग्रेफाइट है ये अपवाद है। ग्रेफाइट हमेशा विद्युत धारा का चालन करता है। तो आप कभी पेंसिल को तार से टच मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत जोरों का झटका लगेगा, फिर आप कहेंगे जोर का झटका है, जोरों से लगा। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम किसके मुख्यतः किसके बनाते हैं? इसी के बनाते हैं। विद्युत अपघटन में तो जरूरी है कि आप यार क्या ग्रेफाइट का ही बनाए। ठीक, तो ये 2 बना दिए। हाँ, अब क्या करेंगे, एक को बोलेंगे कैथोड और लिखेंगे सी से, एक को बोलेंगे एनोड और लिखेंगे ए से। ये तो 9 बन गया यार, ए से लिखेंगे। ठीक, अब देखिए लो, हाँ ठीक है। हाँ, एनोड पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर होगा निगेटिव। यानी जो बैटरी होती है, बैटरी बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। ये एक बैटरी हुई तो इसके 2 टर्मिनल होंगे ऐसे, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। ठीक, तो प्लस को प्लस से जोड़ देंगे यहाँ से ऐसे ऐसे, और माइनस को माइनस से जोड़ देंगे ऐसे। हाई वोल्टेज देंगे, घर का नहीं कि बल्ब जल गया, बहुत हाई वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, जल का जो H2O है उसके बंध को तोड़ना है, हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग। जब ये इसके अंदर जाएगा तो स्पार्क जनरेट होगा और गर्मी के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब ये रिएक्शन होगा और H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग, तो ये होगा विद्युत अपघटन। ये वियोजन हुआ ना, टूट गया, तो ये होगा वियोजन अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 घंटे पूरे हो गए। नेक्स्ट है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। ठीक, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। लवण की जगह यौगिक रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके ही यौगिक से क्या करती है, विस्थापित कर देती है, तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। 3 उदाहरण हमें लिया है। पहला है जिंक कॉपर सल्फेट की अपक्रिया, आयरन और कॉपर सल्फेट की अपक्रिया, क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया। ठीक, यहाँ देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट का यौगिक है, इसे लवण भी बोल दीजिए। अब देखिए क्या होगा, परिभाषा के अनुसार जब कोई अधिक क्रियाशील, यहाँ 2 तत्व हैं, पहला है Zn, दूसरा है Cu। देखिए Zn है को कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये वाला। ठीक, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से, कॉपर सल्फेट का कॉपर का यौगिक क्या है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, तो उसके यौगिक से जिंक क्या करेगा, कॉपर को कहेगा है चल हट यहाँ से, मैं तो उससे ज़्यादा क्रियाशील हूँ। तो इस साइड में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने कॉपर के स्थान पर ले लिया और Zn बन गया और Cu को बेचारों को लात मार के बाहर कर दिया। तो ये हुआ विस्थापन अपक्रिया। क्या हुआ कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके ही लवण से क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ, आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको कॉपर सल्फेट से विस्थापित करके यहाँ आयरन सल्फेट बना लिया और क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया। ऐसे यहाँ पर क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड में हुआ, क्लोरीन जो है वो किससे ज़्यादा क्रियाशील है, आयोडीन से, तो क्लोरीन ने आयोडीन को हटाकर उसकी जगह ले ली और KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन अलग हो गया। ठीक, अब मेन बात है, अब क्रिया तो समझ आ गई, लेकिन ये बताओ सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन धातु कम। तत्व नहीं, धातु, यहाँ पर केवल धातु की बात की गई है, तो तत्व के लिए अलग सिस्टम है, धातु के लिए अलग सिस्टम है। तत्व में धातु अधातु सब आते हैं, लेकिन धातु में तो केवल धातु ही आएंगे, धातु में केवल धातु। कितनी मजे की बात है। ठीक, तो नेक्स्ट है कि धातु की क्रियाशीलता को कैसे पता करें, तो इसके लिए हमारे पास होती है सक्रियता श्रेणी। क्या है, चलिए देखते हैं। धातु की क्रियाशीलता को कैसे पता करें, किससे, सक्रियता श्रेणी से कर सकते हैं। ये हमने आपके लिए बनाई है, सक्रियता श्रेणी बनाई नहीं है, बुक से ले आई है। अब यहाँ पर जो है धातु के जो क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 शायद 13 तत्व को इस श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो रिएक्शन भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में घुमा कर पूछेगा। यहाँ पर दे देगा Cu को इधर देगा, यहाँ Zn के स्थान पर लिखेगा। चलिए 1 मिनट, लिखेगा यहाँ पर Cu प्लस ZnSO4। अब बताइए कि क्या उत्पाद बनेगा। अब आप जैसे तो मूर्ख कहीं नहीं होंगे, लिखेंगे कि यार ये तो विस्थापन जैसा लग रहा है। हाँ चलिए, Cu जो है वो Zn को यहाँ से हटाकर और उसकी जगह ले लेगा। बस सिद्ध हो गया कि आपसे बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि Cu जो है, Cu से ज़्यादा तो क्रियाशील जिंक है, तो Cu की क्या औकात की जिंक को वहाँ से प्रतिस्थापित करे, तो इसीलिए सक्रियता श्रेणी याद होनी आपको जरूरी है। अब देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम पूरे आवर्त सारणी में, फिर है घटती अक्रियाशीलता नीचे की ओर, और सबसे कम क्रियाशील है गोल्ड। गोल्ड बेचारा कभी किसी से क्रिया नहीं करता, देखिए उसका रेट कितना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको याद करना है। अब हम आपको ट्रिक बता दें यहाँ पर कैसे, देखिए लिखना है, यार हम लिख तो पाएंगे नहीं, चलिए ठीक है बोल रहे हैं। कनका, कनका, का से का न का मांगे, देखिए कन का, आप एक बार लिखिए कनका। ठीक है,
फिर मांगे, आलू से एल्यूमिनियम, जिंक, जेडन से जिंक हो जाएगा ना, कनका, कनका एक में रहेगा, फिर मांगे, अब अक्षर से देखिए, का से के पोटेशियम, ना से यानी सोडियम, फिर का सी ए को का पढ़ेंगे तो कैल्शियम, फिर मांगे एम जी, एलू मांगे आलू ए एल, कनका मांगे आलू जिंक, कनका मांगे आलू जिंक, फिर एफ भी, पी बी हाइड्रोजन, फिर भी हाइड्रोजन क्यों, कनका मांगे आलू जिंक फिर भी हाइड्रोजन क्यों, यहाँ तक आपको तो वैसे याद हो जाएगा ट्रिक से, कनका मांगे आलू जिंक फिर भी हाइड्रोजन क्यों, फिर कॉपर और एच जी ए जी यू, ये आपको रट के याद कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट रट्टा मार लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा यार, 13 नहीं आपसे याद होगा तो फिर आप तो सपना ही छोड़ दो पढ़ने का, ठीक। हाँ, अभी से आप बकरी वकरी ले लो चराओ, और शहर में हो तो कोई काम धंधा ढूंढ लो, क्यों माँ बाप का पैसा को बर्बाद कर रहे हो। 13 ही याद करना है ना, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक। हाँ चलिए आगे चलते हैं, इससे आपको क्रियाशीलता पता चलेगा। साफ साफ यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। अब आएगा डबल, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन क्रिया, जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं जिससे नया यौगिक बनता है, ठीक, इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। विस्थापन में एक से विस्थापित होता है, यहाँ पर बेचारे स्थानों में बदल लेंगे दोनों, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए Na2SO4 और BaCl2 ने क्या किया, क्रिया किया, यार इमेज देख, हाँ इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक। अब देखिए Na2 यहाँ से हटकर यहाँ चला गया और 2 NaCl बन गया, और Ba जो है ये Ba यहाँ SO4 के साथ आ गया, लेकिन NaCl के साथ गया, तो इस प्रकार दोनों जगह विस्थापन हुआ। यहाँ से Na उठकर किसके पास आ गया, यहाँ से Na उठकर SO4 के पास आया, और यार गलत हो गया, एक मिनट, सॉरी, यहाँ से Na उठकर Cl2 के पास आया और Ba उठकर SO4 के पास, तो यहाँ 2 बार विस्थापन हुआ, तो द्विविस्थापन क्रिया हुई, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl और NaOH में भी ऐसा होगा, Na आ जाएगा Cl के पास और बन जाएगा नमक NaCl और जल H2O। फिर लेड नाइट, देखिए ये है उदासीनीकरण क्रिया, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, याद रखिएगा, तब क्या बनता है, लवण और जल। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया ऐसे ही है, PbNO3 है और 2Ki, यहाँ पर भी क्या हुआ, सिंपल विस्थापन हुआ, Pbi के पास चला गया और पोटेशियम जो है वो NO3 के पास आ गया, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा द्विविस्थापन क्रिया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, वीडियो लंबी हो रही है। अपचय और ऑक्सीकरण, अपचय को भैया अपचयन भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं, हिंदी तो लिखा है यार, अपचय को कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीकरण को तो ऑक्सीकरण ही कहते हैं या उपचय कहते हैं। अपचय को अपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण को उपचय, उपचय या उपचयन कहते हैं, और ये अपचयन है, ठीक। देखिए ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यार हमारी स्पेलिंग बहुत ठीक है, नहीं राइटिंग बहुत ठीक है, ऑक्सीडेशन। और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, ठीक। अब जो किसी अपक्रिया में दोनों साथ हों तो उसे बोल देते हैं रिडोक्स रिएक्शन, ठीक। चलिए, ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो वहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। कोई भी अपक्रिया हो, अगर उसमें आपको कहीं लिखे कि हाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो उस समय वहाँ पर जो है क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक। दूसरा है अपचय या अपचयन, तो जब किसी पदार्थ में, ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सी का करण यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाँ ठीक, समझ गए होगे यार, आप इतना मूर्ख तो थोड़ी ना हो, अरे भाई 9th पढ़ रहा है आप, ठीक। अब यहाँ उदाहरण में देखिए, इस वाले यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो CO2 बनता है, आपको साफ साफ दिखा कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक। फिर यहाँ FeO2 प्लस H2O, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जंग लगने वाली रिएक्शन है यार, ठीक। यहाँ पर देखिए CO प्लस H2O, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है जिससे तांबा बन रहा है, क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई ना, तो क्या बन गया, तांबा। तो ये रिएक्शन मतलब जब हुई तो इसमें यार, हाँ ठीक है, जल भी निकलेगा इधर, लेकिन वो नहीं लिखा गया है, हाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट रही है कॉपर से। ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई गई, तो यहाँ MnO2 से ऑक्सीजन हटकर MnCl2 बन रही है अपनी, यार हमें ही को नहीं दिखा रहा, अब यानी मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नीज का अपचयन, ठीक। तो ये हो गया अपचय और ऑक्सीकरण। एक स्लाइड पर जो बीच वाला चित्र है इसमें दिखाया गया है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन को जूम आउट करें, ठीक। यहाँ देखिए, लेकिन अभी आपको क्या समझ आएगा, अभी तो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं। अभी एक बार रेडॉक्स हम पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। अब है ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, यार वह रासायनिक,
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। यार आपने कभी देखा है कभी सोडियम को जल में बहाते हुए? किसी को नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। जब आप सोडियम को जल में बहाते हैं तो एक रिएक्शन होती है और उसमें क्या होता है, बहुत तेज पटाखे जैसी आवाज होती है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। या परमाणु बम देखिए विस्फोट होता है, उसमें भी नाभिकीय रिएक्शन होता है। या सूर्य देख लीजिए, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकल रही होती है जब अपक्रिया हो। कभी कभी देखिए जब आप, यार आपके स्कूल में पता नहीं प्रयोगशाला है कि नहीं, हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें करते थे तो गर्म हो जाता था बीकर, धुआं निकलने लगता था तो ऊष्मा निकलने लगती थी, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते थे। अब पहला है कार्बन का जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का बनना। तो कार्बन को जलाते हैं, जब कोयला जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सांस फूलने लगती है हम लोगों की, भाई मरने लगते हैं। और उसके साथ निकलती है हीट, जिससे आपका खाना बन जाता है। तो इसे दहन अपक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अपक्रिया है ये? दहन अपक्रिया। अब आप इसी समय से लिखिए, क्या? दहन, दहन, दहन अपक्रिया। ठीक, यानी जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही हो तो और ऊष्मा भी मिल रही हो तो उसे क्या कहते हैं? दहन अपक्रिया। दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अपक्रिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है तो हम बताए थे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट भी बहुत निकलती है, पानी भी गर्म हो जाता है। तो यूट्यूब पर आज आप मंगाकर देखिए कि रिएक्शन होता कैसे क्रिटिकल, फिर आपको पता चल जाएगा। तीसरा है एक समीकरण, देखिए कि जब सोडियम को जल में मिलाया जाता है, इस समीकरण संतुलित है, इसलिए 2Na और 2H2 लिखा गया है। तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है और भारी मात्रा में ऊर्जा यानी हीट, गर्मी निकलती है। एक्सप्लेनेशन में पढ़िए, जब सोडियम यानी जल या स्टोव में मिलाया जाता है तो तेजी से अपक्रिया करता है। इस अपक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे हाइड्रोजन गैस में भी आग लग जाती है, इसलिए आवाज़ भी होती है। तो इस प्रकार एक इसका हुआ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण, जिसमें हम ऊष्मा दें नहीं, ऊष्मा हमें मिलती है। चलिए, अब है ऊष्माशोषी, ये लास्ट रिएक्शन है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, यानी जिस अपक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती नहीं तो अपक्रिया नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो अभी पढ़े थे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे ताप विद्युत या सूर्य का प्रकाश दें तो क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। पहला है बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करती है जब, तो इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है जिससे रिएक्शन होता है और बेरियम क्लोराइड और या अमोनिया और जल का निर्माण होता है। ठीक, फिर है जल का विद्युत अपघटन। जब जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तभी हमें क्या देना पड़ रहा था, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत देनी पड़ रही थी। तो ये भी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, जो ऊष्मा को लेती है तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, राम भरोसे। चलिए, अब है रेडॉक्स अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का। रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं। देखिए, ऑक्सीकरण कब होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। ठीक, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्योंकि इसका जो समझाएंगे जो हम, वो जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसमें आपको समझाएंगे। यहाँ पर आपको समझाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि समझ आएगा नहीं, हर चीज़ अपने समय से होनी चाहिए। ठीक, फिर है एब्सेंट, ऑक्सीजन निकले, कहीं आपको ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे या हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, अरे मतलब अपचयन हो जाएगा। और दोनों एक साथ हों तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। अब यहाँ वाला आप देखिए, इस फिगर में जो हम आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। यहाँ देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये जो तत्व था ये, वह यार, चलिए तुम्हें ड्राम है, ये जो ये वाला तत्व है, जब अपक्रिया हो गई तो यहाँ पर ये रेको बन गया, लेकिन ए के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया है। और प्लस कब आता है, जब आप किसी को अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दें, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, नुकसान। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, नुकसान। तो क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। लेकिन जो बी था, बी इधर आकर माइनस में हो गया, माइनस चार्ज में, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। तो यहाँ पर क्या हुआ गया है, रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है। चलिए, अब है ऊष्माशोषी भी हो गई, ये भी रेडॉक्स भी हो गया। रेडॉक्स अपक्रियाओं के उदाहरण, एक उदाहरण हम आपके लाए हैं, बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ हमारा आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, जब क्वेश्चन करेंगे तो बाकी आपको करा देंगे। देखिए, यहाँ एक विद्युत सेल, रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया दी गई है। विद्युत रासायनिक वास्तव में क्या है, गैल्वेनिक सेल है। आप एक बार सर्च कीजिएगा गैल्वेनिक सेल क्या है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी गूगल पर। ठीक, देखिए या बुक में ढूंढ लीजिएगा, 12th के पहले ही चैप्टर में है, केमिस्ट्री में।
जब गैल्वेनिक सेल होती है उसमें दो चीज़ें लगी रहती हैं, एनोड और कैथोड, उस पर रिएक्शन होती है जिसके फलस्वरूप हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, वोल्टेज 1.1 वोल्ट का वोल्टेज। ठीक, देखिए एनोड पर होता है जिंक। जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर और Zn2+ बन जाता है। वही इलेक्ट्रॉन को Cu2+ जो पहले से आयनित रहता है वो ग्रहण कर कॉपर में बन जाता है। देखिए Cu2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है पहले से ही, लेकिन जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं तो ये Cu बन जाता है और इसका अपचयन हो जाता है। जब दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पर जोड़े हैं, नीचे जोड़ कर लिखे हैं तो कुछ इस प्रकार बना है Zn+Cu2+, Zn+Cu2+ एक्वस। एक्वस यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जलीय है। और यस यहाँ पर लिखा गया है सॉलिड के लिए, यहाँ पर यस लिखा गया है सॉलिड के लिए, ये लिखा जाता है लिक्विड के लिए, ये लिखा जाता है गैस के लिए। ठीक, और Cu जो है वो मतलब इस प्रकार ये समीकरण बना तो इसे कहेंगे रेडॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। व्याख्या में यहाँ पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है इस वाले समीकरण। एक उदाहरण और है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन खोता है। यहाँ हाइड्रोजन आप इलेक्ट्रॉन भाई खो दें, ऐसे हाइड्रोजन का यहाँ पर एक क्या रहा, अणु रहा, इधर क्या बन गया, परमाणु। क्लोरीन का अपचयन होता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये 2 उदाहरण हो गए किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के। अब केवल बचा है संक्षारण और विकृत गंधिता, इसे जल्दी से खत्म करेंगे, बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए। संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं, एक मिनट, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑक्सीजन, जल या अन्य रासायनिक पदार्थों की वजह से धीरे धीरे नष्ट होती हैं। यह एक अवांछनीय और प्राकृतिक प्रक्रिया जिससे धातुओं की गुणवत्ता, मजबूती और चमक कम हो जाती है। ये क्या है, संक्षारण, कोरोजन बोला जाता है, कोरोजन। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है लोहे में जंग लगना। कैसे लगता है, चलिए देखते हैं। पहले तो आप एक फोटो देख लीजिए। ऑक्सीजन जब आयरन पर पड़ता है जल की उपस्थिति में, जब आयरन पर मतलब लोहे, मान लीजिए लोहा भीग गया और ऑक्सीजन तो वातावरण से उसे मिल ही जाएगी, बार बार हवा लगेगी तो टच करेगा, तो बनता है Fe2O3S2O। ये एक यौगिक बनता है जो लाल भूरे रंग का रहता है। इसी से क्या होता है, और इस पर क्या होता है, परत जम जाती है जंग की। अब ये क्या होता है, लाल रंग का भूरे रंग का, ये समझ लीजिए। यह संक्षारण का सबसे आम उदाहरण है, आम खाने वाला नहीं, आम मतलब अब आप जानते हैं। हाँ ठीक। और नमी के संपर्क में आता है तो यह धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत बनाता है। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन अपचयित होता है। ठीक, ये जो पूछेगा जंग क्या होता है तो आयरन ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। चलो फिर है दूसरा उदाहरण, 5 उदाहरण शायद हम लिए थे, हाँ 4 उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, आपने देखा होगा महिलाओं के गहने जो होते हैं चांदी के, वो कुछ दिनों में क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया, काले पड़ जाते हैं ना। फिर कहते हैं लोकल दे दिया, लेकिन नहीं, उसकी गलती नहीं है, सब प्रकृति की गलती है। ठीक कैसे बनता है चांदी के पर, देखिए, एक मिनट थोड़ा जूम करें। ये है पॉलिश्ड सिल्वर यानी नई सिल्वर जब हम लिए। अब सिल्वर का चम्मच है, कोई हम ये घर से उठा कर लाए थे चांदी का चम्मच। इसका सूत्र है Ag। जब इस पर क्या पड़ता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कुछ ऐसा बनता है, क्या बनता है, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड और H2O। और जो ये बना है Ag2S, यही जो होता है चांदी पर क्या करता है, परत जमा देता है, ब्लैक परत, तो इसलिए चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। ठीक, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से चांदी की सतह पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है, इससे चांदी की चमक चली जाती है। फिर है संधारण। अच्छा, किसी को पता है कि ये क्या है, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तांबे की बनी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में हरी हो जाएगी। क्यों, शायद हुई भी होगी, हमें इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो तांबा जब नम और प्रदूषित हवा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के संपर्क में आता है तो उस पर हरे रंग की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। यह परत तांबे को डुल यानी हरा बना देती है। इसे भी तांबे का संक्षारण कहते हैं। आप इस पाइप में देखिए तांबे के, और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी पर देखिए। चलिए लास्ट बचा एल्युमिनियम वाला। वैसे एल्युमिनियम के लिए फ़ायदेमंद है, क्या है, पढ़िए। एल्युमिनियम पर सफ़ेद परत का बनना, यार सफ़ेद, हाँ चलो फिर। एल्युमिनियम हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, एक ही परत बना लेता है। या सफ़ेद परत उसे आगे से संरक्षण से बताती है। देखिए एक बार सफ़ेद परत बन गया, अब क्या आप उसे हटाएंगे जैसे लोहे में हटा देते, नहीं। अब एक बार ऊपर जब बन गया तो क्या बार बार बनेगा, नहीं। एक बार बन गया तो अंदर का एल्युमिनियम तो सुरक्षित है ना। ऐसे ही देखिए बिजली के तार ऊपर बन गया कोई दिक्कत नहीं, अंदर के तार तो सुरक्षित हैं। तो इसलिए एल्युमिनियम पर जो सफ़ेद परत बनती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। अब इससे बचाव के उपाय देख लीजिए, सबका उपाय अलग अलग हम लिखे हैं। पहले धातु पर पेंट कर या वार्निश कर दें, गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की परत चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन पर हम एक वीडियो बना देंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि जिंक की परत हम किसी धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं।
जैसे जो आपके पास मोबाइल टॉवर लगा होगा उसमें बेसिकली लोहा ही यूज होता है, लेकिन उस पर जंग नहीं लगती कभी। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है, जस्ट या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उस पर। और धातु को अन्य रक्षात्मक धातु की परत से ढकना, जैसे धातु है उससे स्टील से ढक दीजिए क्योंकि उस पर ज़्यादा जंग नहीं लगता है, और प्लास्टिक से ढक दीजिए। ठीक, चलिए अब लोहे को बचाने के लिए क्या करें? लोहे पर पेंट या वार्निश या ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, जो भी बताया। सरकारी जितने भी काम होते हैं इसमें जो लोहा यूज होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन में या टॉवर में या सोलर पैनल लगाने में, जो लोहे होते हैं, या अपनी आप साइकिल के आगे की हैंडल देखिए सफ़ेद रंग की स्टील टाइप की, वो भी लोहा ही है, लेकिन क्या गैल्वेनाइजेशन कर दिया उसका। फिर है स्टेनलेस स्टील, जो घड़े की स्ट्रैप में यूज होती है, घड़ियों में लिखा रहता है ना स्टेनलेस स्टील घड़ी, तो वो क्या होता है, स्टील का उपयोग कर लेते हैं। या एनोडिक सुरक्षा देना, ये आपको समझ से बाहर है तो एनोडिक सुरक्षा चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। चांदी को एयर टाइट डिब्बों में रखें जहां पर हवा ही नहीं पहुंचे। एंटी टार्निश पेपर या कपड़े में लपेट कर रखें। रजत वस्तुओं को समय समय पर पॉलिश करते रह करा करो चांदी के को। ठीक, और प्राकृतिक गैसों से बचाना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादातर फैक्ट्री वाले इलाकों में मिलता है, तो इससे बचाना होता है चांदी को। तांबे पर क्या करें? लेकर या पॉलिश की परत चढ़ा दो, सूखे और साफ वातावरण में रखो, रख रखाई और साफ सफाई नियमित रखो। एल्युमिनियम के लिए यह परत स्वयं रक्षात्मक होती है और धातु के संक्षारण से बचाती है। फिर भी एनोडाइजेशन प्रक्रिया में इसकी सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है। पेंटिंग या प्लास्टिक नहीं कोटिंग, पेंटिंग या प्लास्टिक कोटिंग करना भी मदद करता है। चल अब है विकृत गंधिता, पढ़िए। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जैसे जब वायु के संपर्क में आती है तो उसमें खराबी आ जाती है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे लेज चिप्स का पैकेट, चिप्स के पैकेट और तली हुई फ्रेंच फ्राई, मटर पनीर की तली सब्जी। बचाव के उपाय: प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करो जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोके। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस शीत का प्रयोग करो और शीतल द्वारा। अब नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है, क्यों? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन N2। यहाँ पर यार हमें कुछ डाउट हो रहा है, चलो ठीक है। चिप्स के पैकेट में यार नाइट्रोजन तो अक्रिय गैस है ही नहीं, चलो ठीक है आप समझ लीजिए, हम बता देंगे आपको बाद में। हाँ, नाइट्रोजन गैस किस में भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में, क्योंकि N2 अक्रिय होती है और चिप्स विकृत गंधित ना हो चुके इसलिए भरा जाता है। तो हमारा लेक्चर शायद यहाँ पर ख़त्म हो गया। हाँ ठीक, ये लास्ट हेडिंग था हमारा विकृत गंधिता। आप इसे नोट्स बना लीजिएगा, इसकी पीडीएफ जो हमें ग्रुप में डाल देंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर को करेंगे।